हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल। आज हम लोग को क्या बातें करनी है। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी डिटेल्स पढ़े हम लोग। उसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में भी सीखे और फ्री बॉडी डायग्राम के बेसिस पे हम लोगों ने फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स भी किए। तो वहां तक हम डन है, वहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4, मोशन इन प्लेन। दिस इज लेक्चर नंबर 1, the first and last lecture of that chapter, motion in plane, just because this is a TMA chapter. अब चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है TMA है, बट वो चैप्टर्स जिनके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट PE के चैप्टर्स में यूज होंगे या उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उन TMA चैप्टर्स को शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसको बहुत ज्यादा लाइटली मत लेना। ठीक है, तो कोशिश करना है कि समझ में आ जाए। मैं भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत इन डीप नहीं जाऊंगा। TMA है, पता है, अभी आप भी उतना उस पर फोकस नहीं करने वाले हो, बट एटलीस्ट जितना बताऊंगा उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं PE के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग डील करिएगा। ठीक, आई होप समझदार हो, समझ चुके होगे। Learn basics of projectile motion and circular motion. As I have already told you before, वो टॉपिक्स जो PE के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ये दो टॉपिक्स पे हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है एंड सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक, जैसा भी इसके बाद जो हमारा PE चैप्टर आएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूज है, सर्कुलर भी यूज है। तो एटलीस्ट हमको ये तो पता हो कि वो मोशंस होते क्या हैं। ठीक, तब तो हम आगे की बातें कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर आपके पास कोई फुटबॉल रखा है, ठीक, आप उसको किक मारते हो, हिट करते हो, तो वो कुछ ऐसे फॉर्म बनाते हुए आगे बढ़ती है फुटबॉल। तो ये जो पाथ बन रहा है पैराबोला पाथ, कौन सा पाथ बन रहा है बेटा? पैराबोला पाथ। ये मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहां पे देखिए, मैंने आपको एक फिगर भी दिया है कि कोई प्लेयर है जो बास्केटबॉल को यहां से हिट फेंका और बास्केटबॉल ये पैराबोला पाथ बनाते हुए यहां बास्केट में चली गई। देन दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आया? मतलब कोई बॉडी अगर 2D पे मोशन कर रही है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस पे, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन सच मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन बहुत लिखा नहीं, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप समझ चुके होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक, जैसे ये देखिए, कोई क्लिफ है, कोई खाई है, उसके पास ही कैनन रखा, तोप रखी और इससे गोला निकला जो कुछ ऐसा पाथ बनाते हुए यहां पे जाके गिर। ठीक, अब देखिए इसने थोड़ा सा यहां पे देखिए, इसने ये जो हाइट है, लेट दैट हाइट इज h, ये भी कवर किया, और यहां पे मान लीजिए ये जो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की x, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है। मतलब 2D में मोशन किया है और ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आया है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। बात समझ में आ गया बच्चा? और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा, यहां पे थोड़ा सा गौर करिएगा। ये देखिए, यहां पे जो कैनन के हिट किया होगा शेल, जो गोला है तोप का, वो सीधे जाना चाहिए था। अगर ग्रेविटी ना होती तो दैट इज ग्रेविटी फ्री पाथ, बट कॉज ऑफ ग्रेविटी ये नीचे आ रहा है। अगर ऐसा है तो यहां पे इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड होती, मान लीजिए दैट हॉरिजॉन्टल स्पीड इज u। तो u क्या है? हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ शेल। इक्वेशन क्या होती है बच्चा? जब हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर पढ़ा था। अब अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है तो वर्टिकल मोशन में ये h
ये जीरो क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल नहीं है हमारे पास ये जो u है दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल तो है ही नहीं। दिस इज हाफ gt स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल की तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है बेटा, और अगर ऐसा है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी t इक्वल टू एक्स बाई यू लिख सकते हैं क्या हम? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो t की ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए जरा, तो h इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर या h इक्वल टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए h की पावर 1 है, x की पावर 2 है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। This is equation of parabola, hence path of projectile is parabola। बात समझ में आया? आपको याद नहीं करना इक्वेशन, आपको सिंपल से एक पैटर्न ध्यान रखना है कि अगर वर्टिकल मोशन होगा तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इजी चीजें हैं यार, बहुत आराम से निपटेगी। बच्चा दो केस होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, ध्यान रखिएगा। एक वो केस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो आपने अभी पढ़ा है, मतलब किसी हाइट से आपने प्रोजेक्टाइल पाथ बनाया। ठीक, एक केस ये हो गया। दूसरा केस ग्राउंड टू ग्राउंड, जैसे कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है, बैट्समैन ने 6 हिट किया तो बॉल ग्राउंड से ऊपर गई, वापस फिर ग्राउंड बनाते हुए आई, मतलब ग्राउंड से ही हिट किया गया था और ग्राउंड पे ही वापस आई, दैट इज केस नंबर 2। हाइट से हिट किया गया, ग्राउंड पे वापस आई, दैट इज केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस नंबर 2 देखिए। ठीक, अब मान लीजिए यहां पे किसी एंगल थीटा से हमने बॉल को फेंका था। ठीक, अगर आप थीटा एंगल से बॉल को फेंके, बात बनाते हुए आया, सेम प्रोसीजर है। वहां पे हॉरिजॉन्टल के बच्चा मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही काम यहां पे किया गया है, देख लीजिए। वर्टिकल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वेयर u इज 0। यहां पे u 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहां पे वेलोसिटी अगर ये v1 है तो यहाँ पे दिस इज v1 cos थीटा एंड दिस इज v1 sin थीटा, दो पार्ट में रिजॉल्व होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा, वही काम किया है। फिर अब लास्ट यहां पे देखिए हमने क्या काम किया था, यहां पे फिर यहां से t की वैल्यू को निकाला था और इस इक्वेशन में पुट किया था, हमारा काम हो गया था। फिर से वही काम, यहां t की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए जरा सा स्क्रीन पे अपने, यहां से t की वैल्यू को हमने निकाला और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हो तो यहां देखिए y की पावर 1, x की पावर 2, अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब ये चैप्टर्स आपके में हुआ करते थे, जैसे सीबीएसई और आईएससी बोर्ड में चैप्टर्स होते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके में इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है इतना ज्यादा टीएमए होने की वजह से, इसलिए ओवरव्यू केवल दे रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट चीजें पता हो क्या है, कैसे है और हमको कैसे अप्रोच लेना है। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक, तो लेट्स मूव फर्दर। 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हालांकि जब ये टीएमए नहीं हुआ करता था कभी किसी टाइम में, तब इनके डेरिवेशन खासा इंपॉर्टेंट हो जाया करते थे, बट अब चूंकि टीएमए है आना नहीं है, बट फॉर अ सेफ साइड हमको एक्सप्रेशन एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक, उस पर थोड़ा सा एफर्ट देते हैं। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट टू बी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो टाइम जितनी देर में कोई बॉडी फ्लाई करेगी, मतलब मान लीजिए आपने छोड़ा
15 सेकंड बाद बॉडी वापस गिर रही है, तो जो 15 सेकंड है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दैट क्लियर नाउ? ये देखिए H इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां पे काम करिएगा, यहां पे साइन 2 थीटा को आप इस तरह से रिजॉल्व कर लेना, ये आपके खासा काम आ जाएगा। ये देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि नॉर्मली साइन 2 थीटा को इजीली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी को यूज करो, बहुत आराम से क्वेश्चन को करने वाले हो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट विच इज दिस, ये जो है दैट इज मैक्सिमम हाइट, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज। ये देखिए ठीक, दैट इज वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, साइन थीटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से एंगल होता है, कॉस थीटा एक्स एक्सिस से एंगल है, वी नॉट यहां पे इनिशियल वेलोसिटी होता है। इज दैट क्लियर नाउ? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे ज्यादा इसमें कुछ हमको पढ़ना नहीं था, हमारे लिए पर्याप्त है इतने। इसमें भी हम दूसरों से आगे ही है यार, दूसरे टीयर में समझ के प्रोजेक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन को हाथ तक नहीं लगाते, हम लोग एटलीस्ट इतना किए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक सर्कुलर मोशन क्या होता है? गोल गोल घूमना, जैसे हम गोल गोल झूले में बैठते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। ठीक, ये देखिए जो गोल गोल झूला लगा है, इस पे गोल गोल घूमना, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सिर्फ इतना तो काफी नहीं है जान पाना कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, गोल गोल घूमना। ठीक, कुछ और टर्म्स आते हैं जो आगे के हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जो वर्क एनर्जी में हम यूज करेंगे, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक, ये सारे टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बस उनको एक ओवरव्यू लेने के लिए हमको सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। ठीक, अब इसमें पढ़ना क्या है ये देख लीजिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो मोशन जिसमें केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होगा, कोई ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम बोलें तो विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। क्यों कांस्टेंट स्पीड होना जरूरी है? कि बच्चा की कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी ना तो ये एक डेफिनेट पाथ पे नहीं घूम पाएगा, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले यहां घूमा, स्पीड बढ़ती गई, सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, एक डेफिनेट पाथ पे, एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी पे वो घूमता रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से घूमे। और जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी किसी भी सर्कुलर पाथ पे, देन सच सर्कुलर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक, तो बेसिक सी बातें थी, बस वही याद रखना था। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, ठीक, कि मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर है। ठीक, ये बॉडी है, पहले यहां P1 पे थी, फिर ये P2 पे चली गई। ठीक, ये जो टुवर्ड सेंटर जो एक्सेलरेशन आता है ना, that is called centripetal acceleration. The acceleration of a body directed towards center of, ये देखिए लिखा भी है, directed towards center of that circular path is known as centripetal acceleration. आपने लिखा भी है, the net external force directed towards the center of circle is known as centripetal force. फोर्स क्या यार? ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल ही यूज होगा। ठीक, इतनी बात ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फॉर्मूला, A इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। बच्चा ये याद रखना, ये सच में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इतना फोकस कर रहा हूं। और A इक्वल टू V बाई आर है, या
ए इक्वल टू आर अल्फा भी होता है, वेयर अल्फा इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आया? ठीक। अब चूंकि फोर्स इक्वल टू एम ए है, ए की वैल्यू को यहां पुट किया एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहां पे आपको ले दे के अच्छे खासे फॉर्मूले मिल गए। ठीक, सिर्फ इतना आप कर लो सर्कुलर मोशन में, सिर्फ इतना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। वो मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से जिसमें बॉडी मूव करेगी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? v स्क्वायर बाई आर, वेयर v इक्वल टू आर ओमेगा, f इक्वल टू एम ए होता है। a की वैल्यू डाल दिया, दैट्स ऑल। इसके बाद हमको बहुत ज्यादा कुछ नीड नहीं सर्कुलर मोशन में पढ़ने की। ठीक, हालांकि एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने लिया है आपके थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देने के लिए, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। आपने कभी नोटिस किया हो किसी अच्छे चौराहे वौराहे से निकलो तो चौराहे जो गोल टर्न होता है ना, उस पर रोड थोड़ा सा किनारे की तरफ उठी होती है और अलोंग द सेंटर, अलोंग द चौराहा वो रोड थोड़ा सा इंक्लाइन होती है। उसके पीछे वजह है। या आपने कभी नोटिस किया हो कि जब हम मुड़ते हैं किसी शार्प टर्न से तो हम थोड़ा सा खुद को बेंड करते हैं। आपने बाइक रेस देखी होगी, आपने बाइक रेस में देखा होगा जब भी बाइकर्स मूव कर रहे होते हैं, खुद को टर्न कर रहे होते हैं, तो प्रॉपरली सीधे नहीं होते, वो प्रॉपरली बेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट काम आता है आपका tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब बाइकर्स के पास रेस में दो ऑप्शन है, या तो वो स्पीड कम कर ले या तो वो इंक्लाइन हो जाए। अब यार स्पीड कम करेंगे तो रेस कैसे जीतेंगे? अगर स्पीड नहीं कम करनी है तो एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, विच इज खुद को इंक्लाइन कर लेना, थीटा की वैल्यू को कम कर लेना। जब हम खड़े हैं तो रोड से हमारा एंगल प्रॉपर 90 डिग्री होता है। भाई ये बाइकर या ये कोई बंदा खड़ा है, रोड ये प्रॉपर देखिए 90 डिग्री। अब जब ये झुक जाएगा इधर की तरफ तो जो एंगल है वो कम हो जाएगा, और एंगल कम होगा तो स्पीड अगर ज्यादा भी है तो चलता है, तब गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए वहां पे रोड को इंक्लाइन बनाया जाता है कि अगर आप स्पीड कम नहीं करते हो लापरवाही की वजह से तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। और यही वजह है कि जो बाइक रेसर्स होते हैं वो खुद के थीटा को कम कर लेते हैं ताकि उनको स्पीड को कम ना करना पड़े। बात समझ में आ गई? सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सर्कुलर मोशन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन, द वेरी बेसिक चैप्टर। ठीक, इसके बाद आपके टीएमए का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। अब चूंकि मैं वो ग्रेविटेशन चैप्टर के लेक्चर्स आपको नहीं दूंगा, द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। अब चूंकि टीएमए है तो वो आना भी नहीं है आपके में। लॉज ऑफ मोशन हुआ, वर्क एनर्जी पावर हुआ, जो भी आपके पीई के चैप्टर्स हैं उसके साथ भी उसका कोई कट टू कट रिलेशन नहीं आता है। इस वजह से वो चैप्टर ड्रॉप होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो आपको लेक्चर प्रोवाइड होगा आपके पोर्टल पे वो आपको वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिएगा। ठीक, बाकी कोई आपके पास दिक्कत है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है ही है, स्क्रीन पे आपके पास हर लेक्चर में है, तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तब तक पढ़ाई कीजिए। टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।